बिल्कुल। 1.5-2 घंटे की चुटकुलेबाजी बहुत गंभीरता से लिया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे का रास्ता मोदी साहब का बहुत डिफिकल्ट होगा। और वो आरएसएस से भी उनको, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर आरएसएस से उनको कोई बहुत सपोर्ट मिलने वाला हो। और तमाम सारी थ्योरीज चलती है कि आरएसएस नॉर्थ ईस्ट में क्या किया या क्या नहीं किया। लेकिन जब तक जहां एक बड़ी बिग पिक्चर की बात आती है, जो नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहां सेना को पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व किया जा रहा है, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार को राजनीति में खींच लाया जाएगा, वहां पे मोदी साहब के लिए डिफिकल्ट होगा आगे की पॉलिटिक्स करना। गर्ग साहब, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है या इसमें कुछ और आपके विचार हैं कि नरेंद्र मोदी जो इस वक्त उनका जो अग्रेसिवनेस है वो कहीं ना कहीं उनके ही जो दूसरे, जो चाहे वो आरएसएस हो या और भी, उस खेमे में भी, बीजेपी के खेमे में भी कहा जा रहा है कि एक पक्ष है जो आज की तारीख में पसंद नहीं कर रहा है। आज अशोक गहलोत का भी बयान आया है, कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम को बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ बिखराव देखेंगे, बगावत देखेंगे। तो ये बातें आ रही हैं। अशोक गहलोत तो चलिए मान लिया, वो कांग्रेस के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव में जा रहे हैं, सीधे उस हिसाब से भी दें। लेकिन ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनका जो एडिटोरियल है, उस हिसाब से देखा जाए, या और भी कई लोग बातें कर रहे हैं, तो क्या ये जो अग्रेसिवनेस आज की तारीख में मणिपुर को लेकर जो बात कह रहे हैं या घमंडिया कह रहे हैं, बार बार इंडिया के ऊपर पहले दिन से आप देखिए कि एक वार चल रहा है और मोदी जी की तरफ से, बाकी नेता कितनी बात कर रहे हैं ये आप हम सब देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया पर सीधा वार कर रहे हैं। क्या उनके सामने भी ये डू और डाई वाली स्थिति आ गई है कि तीसरा टर्म नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा माना जाए, या कुछ और चल रहा है? क्या कुछ आप देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दो चीजों पर फोकस करना चाहता हूं। वो दोनों चीजें अलग किस्म की हैं। एक तो यह है कि मोदी जी ने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं की है। उनके टेम्परामेंट में पराजय स्वीकार करना नहीं है, मतलब चुनाव में भी नहीं है और राजनीति में भी नहीं है। मतलब जैसे अटल जी हार गए थे चुनाव, ग्वालियर में हार गए थे, इंदिरा जी हार गई थी, राहुल गांधी हार गए, बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग हारे, पर उन्होंने कभी उस चीज को हिंसा या लोकतंत्र के प्रति अनास्था में नहीं बदला। तो पराजय को स्वीकार करने के लिए लोकतंत्र में यकीन होना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं मोदी जी को, उनका यकीन बहुत सीमित है या नहीं है। तो हमको जिस चीज से डरना चाहिए वो ये कि मोदी जी देश की राजनीति को अपनी सत्ता के लिए किस हद तक, किस सीमा तक ले जा सकते हैं। उसमें यह भी शामिल है कि वो राहुल गांधी के प्रति किस तरह का व्यवहार करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को अब ज्यादा एग्रेसिव तरीके से वो पेश आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से या भारत जोड़ो के बाद से, या अभी हम हाल की घटनाएं देखें तो पार्लियामेंट में और केरल में, और बल्कि पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कही संक्षिप्त, उसमें एक तो मुद्दा यह है, जो बड़ा मुद्दा है, कि देश की राजनीति इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले या उसके तत्काल बाद किस दिशा में मोदी जी ले जाएंगे, मतलब लोकसभा चुनाव तक या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में वो क्या कर सकते हैं, ये शीतकालीन सत्र में क्या कर सकते हैं, जो मेरे मन में एक चीज है। दूसरा ये जो इन्होंने प्रशांत जी ने कहा, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। मैं कहना चाहता था
कि आपने देखा होगा कि आरएसएस ने अभी जब से ये मणिपुर का पूरा प्रकरण हुआ है, हमको आरएसएस की तरफ से कुछ सुनाई नहीं दिया है। मतलब जैसे आरएसएस है ही नहीं इस देश में। न तो अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ कह रहे हैं, न उन्होंने मणिपुर के बारे में कुछ कहा, न विपक्ष के बारे में कुछ कहा, न हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ कहा, न मुसलमानों की आबादी को लेकर कुछ कहा, ज्ञान व्यापी को लेकर भी कुछ नहीं कहा जो विवाद चल रहा है, जबकि सबसे आगे वो लोग रहे थे। और जबकि आपको भागवत का याद हो कि अब हमको हर जगह उनकी प्रतिमा को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, भगवान की हर मंदिर में। आरएसएस का सबसे ज्यादा काम राजीव जी नॉर्थ ईस्ट में था। 1980 के बाद से वो लोग सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किया था, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो भारत में प्रवेश किया था वो नॉर्थ ईस्ट से किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश हुआ था वो भी पूर्व से हुआ था। और मणिपुर में आरएसएस की पिछले 40 सालों की मेहनत को धो दिया है। हम अंदाज लगा सकते हैं केवल कि मणिपुर को लेकर राहुल गांधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी के प्रति आरएसएस नाराज है। मैं एक थोड़ा सा कल्पना जी कर रहा हूं जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान आरएसएस को होगा ये जो मणिपुर की घटना है, क्योंकि आरएसएस को वाइंड अप करना पड़ेगा असम तक अपने पूरे कामकाज को, क्योंकि जो माइनॉरिटीज प्रभावित हुई हैं, कुकीज हैं या क्रिश्चियन मिशनरी क्रिश्चियंस हैं, मेजोरिटी क्रिश्चियंस हैं उस इलाके में, और इसका असर त्रिपुरा में भी पड़ेगा और मणिपुर में भी पड़ेगा और असम में भी पड़ेगा। दूसरा ये कि ये जो मणिपुर का परिणाम है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। मतलब मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको और एग्रेवेट करेगा, और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमतों को बचाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ को तो वैसे भी खतरा नहीं था, राजस्थान में आपने कहा ना गहलोत का जो कहा उन्होंने वो सही कहा होगा, हालांकि उनको कहना नहीं चाहिए पर कहा उन्होंने। आरएसएस को सबसे ज्यादा नुकसान हिंदी भाषी क्षेत्रों में होगा, जो मध्य प्रदेश उनका गढ़ है, जहां से बड़े बड़े नेता आरएसएस के पैदा हुए हैं, निकले हैं। और छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, और आपने देखा कि कई नेता बीजेपी के छोड़ गए हैं। नंद कुमार शाह एक है, कैलाश जोशी के बेटे दूसरे हैं, और तमाम कई लोग कांग्रेस में चले गए। दिक्कत यह है कि क्या आरएसएस ने तय कर लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर भाजपा सुरक्षित है या नहीं, इसका कोई निर्णय उन्होंने ले लिया है। क्योंकि जो हो रहा है वो आरएसएस को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बीजेपी को भी हो रहा है। तो अगर ये राज्यों में हारते हैं, क्योंकि मोदी जी का पूरा फोकस लोकसभा है और आरएसएस और बीजेपी का जो पार्टी का फोकस है वो राज्य है, तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो बहुत बड़ा ये है कि मोदी जी पूरा का पूरा फोकस लोकसभा में लौटने के लिए कर रहे हैं, वो राज्यसभा को उन्होंने स्थानीय नेतृत्व के हवाले छोड़ दिया है। हालांकि वो सागर गए, वहां उन्होंने रविदास जी के मंदिर की बात की,
उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, 100 करोड़ से ज्यादा खर्च होने वाले हैं। जी 1.5 साल में बनना है उसको। 1.5 साल में इसलिए बनना है कि चुनाव के पहले वो बन जाए, 2024 के चुनाव के पहले, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव के पहले तो बनेगा नहीं, विधानसभा के चुनाव तो अभी 5 महीने बाद ही है, और 2024 के चुनाव अगर हैं मार्च अप्रैल में तो भी 1.5 साल के पहले हो जाएंगे। तो किस हिसाब से कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा 1.5 साल बाद फिर आऊंगा, का मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट है कि 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री के रूप में फिर से वो आएंगे मंदिर का उद्घाटन करना है। ये पूरा का पूरा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका प्रभाव आप देखेंगे। 2-3 चीजें नोट करना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर राजनाथ सिंह नहीं बोले, गडकरी नहीं बोले, बड़े बड़े नेता नहीं बोले। बीजेपी की तरफ से कौन बोला बड़े नेताओं में? अमित शाह के अलावा और कौन बोला? अगर आपको कुछ ध्यान हो तो आप बताइए। स्मृति ईरानी बोली, स्मृति ईरानी बोली, और निर्मला सीतारमण बोली। हाँ, तो आप बताइए निर्मला सीतारमण क्या बोली? पूरे समय उनका फोकस तमिलनाडु था, तमिल में बोलती रही, तमिलनाडु को एड्रेस करती रही। टीएस बालू ने जो इश्यू उठाए थे मेडिकल कॉलेज के और तमाम, उसको एड्रेस करती रही। और प्रधानमंत्री ने भी तमिलनाडु की तारीफ की अपने भाषण में जी। कि जो एक बहुत बड़ा इलाका साउथ का इनके हाथ से छूट रहा है, तो वो ये जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को और आरएसएस को, वो उसकी चिंता अलग है। और मोदी जी को उस चीज की कितनी चिंता है वो एक अलग चीज है। तो ये जो इन्होंने टंडन जी ने जो बात छेड़ी, तो मैं उसको थोड़ा सा मैंने एलोबरेट किया है। और इसके नुकसान के बारे में आरएसएस की चिंता बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि ये एक क्लोज डोर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसकी बातें बाहर नहीं आती हैं। और आरएसएस को कर्नाटक का सबसे बड़ा धक्का तो लगा ही है। जो दत्तात्रेय हसबोल हैं वो शिमोगा के हैं, कर्नाटक के हैं, और वहां आरएसएस का बड़ा काम है दत्तात्रेय हसबोल को लाने में, एक पैरेलली मोदी, ये भागवत के पैरेलल एक बड़ा नेता खड़ा करने में केंद्र की भी बड़ी भूमिका रही है, इनकी रही है, मोदी जी की। तो वो नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इसका जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो आरएसएस को होगा। और वो आरएसएस अगर विड्रॉ करती है, शांत रहती है, कूल रहती है, तो वो राज्यों में विधानसभा के चुनाव में होगा और उसका इम्पैक्ट फिर लोकसभा तक जाएगा। ये एक बड़ा, मैं जो मेरे मन में विश्लेषण है वो मैंने आपके सामने रखा। इसमें आखिरी बात यह है, वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी लोकतांत्रिक तरीकों से ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बिल पेश हुआ राज्यसभा में, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर और दूसरे आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, लोग सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को खत्म करने की तरफ से वो जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 3 लोगों की बने उसमें चीफ जस्टिस हो, लीडर ऑफ अपोजिशन और पीएम हो, तो जो विधेयक पेश हुआ उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है और उसमें एक मंत्री को जोड़ दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो कई चीजें राजीव जी एक साथ चल रही हैं, देखिए। और वो राहुल गांधी की लड़ाई अलग चल रही है, और एक और ये चीजें बिल पेश हुआ है, वो आप पता ही है, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस, वो देखा मैंने, देख लिया। और जिसको अभी संसदीय कमेटी को भेजने का आग्रह, अनुरोध जो भी कह लें, वो अमित शाह ने ही किया है।
लेकिन उसकी धाराओं को अगर पढ़ें, आपने पढ़ा ही होगा, उस पर खूब चर्चा चल रही है। उससे राजद्रोह को या देशद्रोह को हटा तो दिया गया है, लेकिन बहुत ऐसी सारी जो चीज़ें हैं उसमें जोड़ी गई हैं। जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप रेलवे पटरी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या और कई जगहों पे, तो उसके कारण क्या कुछ होगा, बहुत कुछ है। उस पर एक अलग से वीडियो या अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन वो बहुत जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे आपके सबके जीवन पर पड़ने वाला है। गर्ग साहब, तो ये कई चीजें चल रही है। एक दो चीज आपने नोटिस की कि नहीं की, कि जो मीडिया है, मतलब मीडिया, गोदी मीडिया से अलग वाला जो मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया, जो समानांतर मीडिया है, उसमें जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष या लिबरल या लेफ्ट के नाम से जो लोग बहस में हिस्सा ले रहे हैं, वो सबसे ज्यादा तारीफ अमित शाह की कर रहे हैं, पार्लियामेंट में उनके परफॉर्मेंस की कर रहे हैं। और जब मोदी जी बोले, उसके पिछले दिन भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा उसकी भी तारीफ, और अगले दिन भी तारीफ की गई। मैं इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और प्रधानमंत्री भी अमित शाह जी की तारीफ कर रहे हैं। और अमित शाह जी ने अपने आप को जो पेश किया इस पूरे प्रसंग में, वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में या विकल्प के रूप में उनकी छवि को पेश किया गया। और जब वो भाषण देके 2 घंटे का नीचे बैठते हैं, तो सबसे ज्यादा गर्मजोशी से हाथ उनसे राजनाथ सिंह को मिलाते हुए दिखाया गया। कई चीजें अगर हम लोग बारीकी से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको कई चीजें नजर आएंगी कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो हल्ले का फायदा उठाकर राज्यसभा में क्या क्या किया गया, किस तरह के बिल पेश किए गए, कैसे सस्पेंशंस किए गए, जो बोलने वाले लोग हैं उनको निशाने पर लिया गया, राघव चड्ढा को लिया गया और संजय सिंह को लिया गया। एटीजी के तहत मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को या पार्लियामेंट्री सिस्टम को अंडरमाइन करने की एक कोशिश चल रही है, और एक वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्पिक नेतृत्व को खड़ा किया जा रहा है, और हमारे यहाँ के पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो वो 2024 का नतीजा जो है वो तो बदल ही देगा, पर उसके पहले क्या क्या हो सकता है वो अगर बहस में नहीं आएगा। मेरा आपको एक सुझाव है राजीव जी। जी जी प्लीज। कि मतलब आप देखिए कि ये जो चीजें हैं जो सीआरपीसी में या आईपीसी में ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लाया गया, जी ये जो आया, एविडेंस एक्ट में जो चेंज हुए हैं, या इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को लेकर जो हुआ है, इन तमाम चीजों को, या हमको क्या क्या डर लग रहा है कि इन चीजों से जो बिल पेश हुए हैं उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर,
उसको डिबेट में लाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। वो अगर नहीं लाएंगे तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग राहुल गांधी में अटके रहें। ये हमको राहुल गांधी में अटकाना चाहते हैं और उस बहाने ये अपने तमाम जो इस तरह की चीजें हैं जो देश को पता चलना चाहिए जी वो बहस में नहीं आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप बताइए मुझे कि एक आदमी, एक पुलिस का जवान जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रखा गया है, वो धार्मिक विद्वेष के आधार पर लोगों को 8 बोगियों में घुसकर चुन चुनकर मार देता है। जी और क्या कहता है, भाषण क्या देता है एक लाश के पास खड़े हुए। हम मणिपुर पर तो चर्चा करना चाहते हैं, पर मणिपुर को उस आदमी से नहीं जोड़ना चाहते, या ट्रेन की घटना से नहीं जोड़ना चाहते कि आज परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। इस परिचर्चा को सुरक्षा बलों में आरपी जो असम राइफल्स हैं और वहां की पुलिस में झगड़ा क्या है मणिपुर की, वो यही तो झगड़ा है कि मणिपुर की पुलिस को इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया, इतना ज्यादा सांप्रदायिक कर दिया गया है कि असम राइफल्स के जवानों से पूछते हैं कि आप कुकी हो कि मैती। बिल्कुल। और जो बात राहुल गांधी ने कही कि मेरा जो प्रोटोकॉल था सिक्योरिटी का, तो मैती इलाके में मैं गया तो मुझसे कहा आपके पास कोई कुकी तो नहीं है सिक्योरिटी में, अगर होगा तो हम उसको मार डालेंगे। और जब वो मैती इलाके में जाते हैं तो कुकी के बारे में कहते हैं, कुकी इलाके में जाते हैं तो मैती के बारे में कहते हैं। ये जो डिवीजन है हमारी बहस में क्यों नहीं आ रहा है नागरिकों के स्तर पर जी कि अगर हमारे इलाकों की पुलिस में भी अगर ये चीज फैल गई और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सेना जो साथ में चल रहा है आदमी, उस पर हमारे भरोसे खत्म हो गए और उसके लिए हम किसी की जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो सत्ता है, ये जो पॉलिटिक्स है, वो इस दिशा में चीजों को ले जा रही है। वो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि आर्मी को सौंप दीजिए, और क्यों नहीं मान रहे हैं ये लोग? वो राहुल गांधी ये कह रहे हैं ना कि आर्मी को क्यों नहीं सौंपते, वो 2 दिन में ठीक कर देंगे। क्योंकि हमारी आर्मी जो है सबसे श्रेष्ठ आर्मी है दुनिया की जी, वो उसने अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होने दिया। तो ये जो मैंने सुझाव दिया हूं कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आपको ऐसे डिबेट्स के इश्यूज भी डालना चाहिए कि लोगों को पता चले कि, और उसको आप राहुल गांधी की यात्रा से या मणिपुर से कनेक्ट कर सकते हैं कि इन सब के आपस में रिलेशंस है, रिलेशनशिप है। सिर्फ चुनाव ही बहुत अलग चीज नहीं है, मतलब जी तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गर साहब। और ये ज़रूरत भी है कि देश की जनता जो है वो समझे, जाने कि क्या कुछ चल रहा है। विधेयक की बात हो रही थी, 22 विधेयक जो हैं पारित किए गए। एक छोटी सी जानकारी आप सब पढ़ चुके हैं, अखबारों में छप चुका है। लोकसभा से 22, टोटल 25 हुए हैं, राज्यसभा लोकसभा मिला करके 22 विधेयक पारित हुए। और इन 22 विधेयकों में से 9 विधेयक ऐसे हैं जो मात्र 20 मिनट में पारित हो गए, 20 मिनट की चर्चा में। और ये जो टोटल देखा जाए तो इनमें जितने भी हैं सब 1 घंटे से कम में पारित हो गए।
मात्र 1 घंटे से कम में पारित हो गए 22 के 22 विधेयक। तो आप समझ सकते हैं कि सदन में आखिर चल क्या रहा है। और जो राहुल गांधी जो कह रहे थे कि सेना के जवानों को वहां भेजना चाहिए, इस पर एक वक्तव्य सरकार की तरफ से आ रहा है, सरकारी पक्ष की तरफ से। मंत्री महोदय हैं, उनका बयान आज सुन रहा था कि राहुल गांधी अपने लोगों पर सेना के उपयोग की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे उसको नैरेटिव सेट किया जाता है, नैरेट किया जा रहा है। और जैसा इन्होंने मिजोरम में किया था 1966 का फिर यहां जिक्र कर रहे हैं। ये आज की घटना, आज के बयान बता रहा हूं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन चीजों को लाना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए और ऐसी तमाम चीजों को, चाहे आईपीसी एक्ट हो, चाहे सीईसी हो, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, चाहे और भी हो, इन सबको सामने लाना चाहिए। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा वो भी होनी चाहिए कि आरपीएफ का जवान जो है वो 4 लोगों को मारकर जो डायलॉग बोल रहा है, वो आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही है और इन सब का क्या असर देश की जनता पे पड़ रहा है, क्या असर पॉलिटिक्स पे भी पड़ रहा है, क्या असर सत्ता पक्ष पे पड़ रहा है, क्या असर विपक्ष पे पड़ रहा है। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहूंगा सीधा अजय शुक्ला जी। बहुत लंबी चर्चा और बहुत गंभीर चर्चा गर्ग साहब ने छेड़ दी थी और बहुत ध्यान से हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। क्लोजिंग कमेंट, जितनी बातें आप सुन रहे हैं इसमें सियासत को सीधे मोटे तौर पे सियासत को यहां से कहां जाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि अब जो राजनीति है, जो पहले हम आप लोगों में से ही, शायद मुझे लग रहा है गर्ग साहब या प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, आप लोगों में से ही किसी ने कहा कि अब की राजनीति में मणिपुर एक केंद्र बिंदु में है, सेंटर पॉइंट में है। राहुल गांधी ने मणिपुर को पकड़ लिया है, शायद आप भी कह रहे थे। और अब यहां से छुटकारा पाते हुए मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो बार बार वो भी अब मणिपुर पे आ गए हैं। और वही है कि मेरी लकीर